शौर्य ने तुरंत उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। एक बार फिर से वो दोनों एकदम शांत और बहुत करीब थे। तारा की सांसें तेज चल रही थीं और शौर्य की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई थी। शौर्य ने अपनी आवाज को एकदम धीमा और खतरनाक बनाते हुए बोला, तुमने आज ही मुझे काटा है तारा। अगर तुमने अब इस डिवाइस के लिए कोई चालाकी की तो इस बार मैं तुम्हारी जुबान पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ किस नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें यहीं इसी अंधेरे कमरे में छोड़कर चला जाऊंगा। और फिर तुम खुद ऋषभ कपूर को सफाई देना कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तारा ने थूक निकला और उसे शौर्य की आंखों में वो आंख साफ दिख रही थी, जो मजाक नहीं कर रही थी। इस बार बाजी सच में शौर्य के हाथ में थी और तारा को अब उसी सस्ते वेम्पायर के इशारों पर नाचने पड़ने वाला था। उसने दांत पीसते हुए शौर्य का कॉलर छोड़ दिया और झटके से उसे एक कदम पीछे हट गई। तारा फुसफुसाते हुए लेकिन पूरे एटीट्यूड में बोली, ठीक है, रख लो अपनी ये सिल्वर रंग की खिलौनी। वैसे भी तुम माफियाओं का काम ही क्या है, दूसरों की मेहनत चुराना। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर शौर्य, मैं यहाँ ये डाटा तुमसे लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी ये महंगा सूट ही क्यों ना फाड़ना पड़े। शौर्य के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की मजे लेने वाली स्माइल आ गई थी। उसने बहुत ही आराम से अपने कोट को ठीक किया, जैसे उसे तारा की इस धमकी से कोई फर्क ही न पड़ा हो। सूट तो बहुत है मेरे पास मिस रिपोर्टर, लेकिन तुम्हारी जान एक ही है। अब चुपचाप मेरे पीछे रह आना, और अगर नीचे ऋषभ के सामने कोई फालतू की ओवर एक्टिंग की तो मैं सच में तुम्हें उसकी पालतू बनाने के लिए यही छोड़ दूंगा। तारा ने उसे मन ही मन 100 गालियां दी, लेकिन चुपचाप उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। दोनों वापस नीचे पार्टी हॉल में पहुंचे। ऋषभ कपूर की नज़र उन पर पड़ गई थी। वो हाथ में विस्की का गिलास लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। ऋषभ ने थोड़ी सी शकी नजरों से देखते हुए कहा, अरे शौर्य भाई, आप दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? मेरी सिक्योरिटी कह रही थी कि आप ऊपर वीआईपी फ्लोर की तरफ गए थे। तारा का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि अब यहीं पर गेम खत्म, लेकिन तभी शौर्य ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपना मजबूत हाथ तारा की नंगी कमर पर रखा और उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया। तारा इस अचानक हुए हमले से पूरी तरीके से बौखला गई। उसका पूरा शरीर शौर्य के शरीर से सट गया था। शौर्य की उंगलियां तारा की कमर पर इतनी मजबूती से कसी थी कि तारा चाहकर भी पीछे हट नहीं सकती थी। शौर्य ने ऋषभ की तरफ देखकर एक बहुत ही ठंडी और कातिलाना मुस्कान दी। तुम्हारी पार्टी बहुत ही बोरिंग हो रही है ऋषभ, और तारा को भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे ऊपर वाली बालकनी की तरफ ले गया था थोड़ी प्राइवेट बात करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने खास मेहमानों की जासूसी भी करवाते हो। शौर्य के एक डायलॉग ने ऋषभ की बोलती बंद कर दी थी। शौर्य ने जिस तरह से तारा को पकड़ा हुआ था, कोई भी बेवकूफ समझ जाता कि वो दोनों ऊपर क्या करने गए होंगे। तारा अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। वो शौर्य की कमर पर अपनी उंगलियों से जोर से चिकोटी काट रही थी ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन शौर्य तो जैसे पत्थर का बना था। उसने अपनी पकड़ और भी ज्यादा टाइट कर ली थी। तारा को मजबूरी में ऋषभ के सामने एक बहुत ही नकली लेकिन शर्माने वाली स्माइल देनी पड़ी। हाँ ऋषभ जी, शौर्य को ना शांति बहुत पसंद है, और वैसे भी हम बस निकल ही रहे थे, मुझे सिर दर्द हो रहा है। ऋषभ ने राहत की सांस लेते हुए एक गंदी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे कोई बात नहीं शौर्य भाई, मैं समझ सकता हूँ, इतनी खूबसूरत दोस्त साथ हो तो पार्टी तो बोरिंग लग ही सकती है। आप लोग आराम से जा सकते हैं। शौर्य ने बिना कोई जवाब दिए तारा को उसी तरह कमर से पकड़े हुए हॉल के बाहर निकाल लिया। गाड़ी के अंदर बैठते ही तारा ने झटके से शौर्य को धक्का दिया और गुस्से से लाल होते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने ऐसे पकड़ने की? और प्राइवेट बात, तुम मुझे अपनी कोई सस्ती सी गर्लफ्रेंड साबित कर रही थी वहां? शौर्य ने बहुत ही इत्मीनान से अपनी लेदर सीट पर सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए था ना। अगर मैं वो सस्ती गर्लफ्रेंड वाला नाटक नहीं करता तो ऋषभ के गुंडे अभी तक तुम्हें उस लाल गाउन समेत स्विमिंग पूल में गाड़ चुके होते। तारा ने मुंह बनाया, लेकिन वो जानती थी कि शौर्य सही कह रहा है। पर तारा का दिमाग अभी भी उस सिल्वर डिवाइस पर ही अटका था जो शौर्य की जेब में थी। ठीक है, बचा लिया मुझे,
अब लाओ, वो डिवाइस इधर दो। वो मेरी खबर है। शौर्य ने अपनी आंखें धीरे से खोली और तारा को ऐसे देखा जैसे वो कोई शतरंज की मोहरी हो। तुम्हें क्या लगा तारा, मैं ऋषभ की पार्टी में सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए गया था, या फिर उसकी कोई फालतू की पेंटिंग देखने? तारा की अचानक से भौहें सिकुड़ गईं। मतलब क्या है तुम्हारा? शौर्य ने बहुत ही शर्द और कैलकुलेटिव लहजे में बोलना शुरू किया। ऋषभ कपूर अंडरवर्ल्ड में मेरा नया कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे कुछ खास पॉलिटिशियंस दोस्तों को ब्लैकमेल कर रहा था। मैं चाहूँ तो उसके सिर पर गोली मार सकता था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे काम में दखल देती। इसलिए मुझे एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो भौंकता ज़्यादा हो और जिसे तबाही मचाने का भी शौक हो। तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका रिपोर्टर बड़ा तेज दिमाग अब वो सारी कड़ियाँ जोड़ रहा था। ओह माय गॉड, तुमने तुमने मुझे जानबूझकर ऋषभ की पार्टी के बारे में पता लगने दिया? हाँ, तुमने मुझे रोका ही नहीं। तुम चाहते थे कि मैं उसके ऑफिस जाऊं? शौर्य के होठों पर एक शैतानी सी और विजय मुस्कान तैर गई। बिल्कुल, मैं चाहता था कि शहर की सबसे तेज और सिरफिरे रिपोर्टर ऋषभ का काला चिट्टा निकाले। मैं तुम्हें वो डिवाइस दूंगा तारा। तुम उसमें ऋषभ के वो सारे करप्ट जमीन वाले घोटाले अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाओगी। कल सुबह तक ऋषभ पुलिस की गिरफ्त में होगा। उसकी कंपनी सील हो जाएगी और उसका साम्राज्य भी खत्म। मेरा एक दुश्मन बिना एक भी गोली चलाए रास्ते से हट जाएगा और तुम्हें तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर मिल जाएगी। तारा एकदम सन्न रह गई। उसे लग रहा था कि वो बहुत स्मार्ट है, वो शौर्य को चकमा दे रही है, लेकिन असलियत में वो शुरू से लेकर अब तक शौर्य के बिछाए हुए शतरंज के बोर्ड पर सिर्फ एक प्यादे की तरह नाच रही थी। इस आदमी का दिमाग किसी कंप्यूटर से भी ज़्यादा खतरनाक था। उसने तारा के रिपोर्टर वाले जुनून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया था। उसने हैरानी और गुस्से के साथ कांपते हुए कहा, तुम तुम एक नंबर की मास्टरमाइंड, कमीने और धोखेबाज इंसान हो सौर्य। तुमने मुझे यूज किया। शौर्य ने बहुत ही आराम से वो सिल्वर डिवाइस निकाली और उसे तारा की गोद में फेंक दिया। इसे बिजनेस कहते हैं मिस्टर पोर्टर। तुम खबर छापो और रातों रात स्टार बन जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी दुनिया में शोर मचाने वालों की कोई औकात नहीं होती। खेल वही जीतता है जो खामोश रहता है। तारा ने उस डिवाइस को मुट्ठी में कस लिया। उसे अपनी जीत से ज्यादा अपनी इस हार पर तरस आ रहा था, साथ ही साथ बेइंतहा खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। शौर्य ने उसे पूरी तरीके से आउट स्मार्ट कर दिया था, लेकिन तारा भी हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उसने शौर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि एक बराबर की टक्कर देने वाली आंख थी। तुम जीत गए शौर्य, इस बार तुम जीत गए। मैं ये खबर छापूंगी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बवंडर शांत नहीं हुआ है। तुमने मुझे मोहरा बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तब तक तुम्हारे इस खौफनाक घर में नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हारे हर एक राज की धज्जियां नहीं उड़ा देती। अब ये गेम मेरे और तुम्हारे बीच का है। शौर्य ने अपनी आंखें वापस बंद कर लीं, लेकिन उसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान बता रही थी कि उसे इस बगावत में अब सच में मजा आने लगा था। शिकार और शिकारी का खेल अब एक बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। पार्टी से लौटकर तारा सीधे अपने गेस्ट रूम में आ गई थी। उस भारी और कातिलाना लाल गाउन को उतारकर उसने अपना आरामदायक सूती सा पजामा और ढीली सी टी शर्ट पहन ली थी। चेहरे से मेकअप हटाते हुए उसे अभी भी शौर्य के उस मास्टरमाइंड चाल को गालियां दे रही थी। तभी सारा के पेट में एक बहुत ही तेज आवाज आई। पार्टी में जासूसी और शौर्य के साथ उस जानलेवा नोक-झोंक के चक्कर में उसने वहां पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। तारा ने अपना पेट पकड़ा और फिर बिस्तर पर धड़ाम से गिर गई। हे भगवान, पेट में चूहे नहीं, अब तो डायनासोर कबड्डी खेल रहे हैं। उसे अचानक से सुषमा आंटी के हाथ के बने उन गर्मा गर्म आलू के पराठों और कटोरी भर मक्खन की याद आ गई। कैसे वो आंटी के घर जाती थी और वो उसे प्यार से ठूस ठूस कर खिलाती थी। तारा का मुंह उदासी से लटक गया। कहाँ मैं सुषमा आंटी के हाथ का खाना खाती थी और कहाँ इस सस्ते वेम्पायर की जेल में भूखी मर रही हूँ। इसे तो इंसानों वाला खाना भी नहीं आता होगा। पक्का रात को फिर से निकाल कर खून पीता होगा।
तारा ने भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उसे खाना बनाने का नाम पर जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ बनानी आती थी, वो थी मैगी। उसने सोचा कि इतने बड़े घर में कम से कम 2 पैकेट मैगी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तारा दमे पाँव अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से होते हुए हवेली के मेन किचन की तरफ पहुंची। किचन के अंदर कदम रखते ही तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई किचन नहीं था, वो किसी स्पेसिस का कंट्रोल रूम लग रहा था। पूरा किचन ब्लैक और सिल्वर थीम में था। बीच में इटालियन मार्बल का बड़ा सा आइलैंड था और चारों तरफ ऐसे ऐसे विदेशी अलाइसेंस लगे थे कि जिसके बटन देखकर ही इंसान का दिमाग चकरा जाए। तारा ने इधर उधर दरवाजे खोलने शुरू की। ये क्या है? ओट्स, क्विनोवा, एवोकाडो। भाई, इस घर में कोई नॉर्मल इंसान वाला खाना नहीं है मिलता है क्या? तारा बड़बड़ाते हुए एक बड़े से टच स्क्रीन वाले ओवन के सामने खड़ी हो गई। ये ओवन है या फिर टाइम मशीन? एक पैकेट मैगी उबालने के लिए क्या मुझे नासा के वैज्ञानिकों को कॉल करना पड़ेगा? तारा झंझलाते हुए बर्तनों की दराज को जोर जोर से खोलने बंद करने लगी। किचन को बम से उड़ाने का इरादा है क्या, या खुद को आग लगाने का? अचानक से पीछे से आई उस भारी शब्द फुसफुसाती आवाज ने तारा को हवा में उछाल दिया। वो झटके से पलटी। किचन के दरवाजे पर शौर्य खड़ा था। उसने अपना कोट और टाई उतार दी थी। वो सिर्फ अपनी नेवी ब्लू शर्ट में था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो दरवाजे के फ्रेम से टिककर हाथ बांधे हुए तारा की तरफ पूरी किचन कुश्ती को बहुत ही मजे से देख रहा था। तारा ने अपनी चोरी पकड़ी जाने की शर्म को अपने गुस्से के पीछे छुपा लिया। तुम अपने जूतों में घुंघरू क्यों नहीं बांध देती? कम से कम पता तो चले कि घर में कोई शाया घूम रहा है, तारा ने चिढ़ते हुए कहा। फिर उसने खाली काउंटर की तरफ इशारा किया। और ये कैसा किचन है तुम्हारा? इतने बड़े घर में एक पैकेट मैगी नहीं है, मैं भूखी मर रही हूँ, और मुझे तुम्हारे इस एलियन वाले ओवन का कोई बटन समझ नहीं आ रहा। शौहर बहुत ही शांत कदमों से चलकर किचन के अंदर आया। उसने तारा को ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ घंटे पहले लाल गाउन में कयामत ढाने वाला वो बवंडर अब पंजाबी में मुंह फुलाए किसी जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। मेरी दुनिया में लोग या तो गोलियां खाते हैं या 5 स्टार को खाना, मैगी जैसी चीज़ों की इस हवेली में कोई जगह नहीं है। शौहर ने बहुत ही ठंडे एटीट्यूड में कहा। तारा ने मुंह बनाया। हाँ तो लाओ ना अपनी वो गोलियां, वही चबा लेती हूँ। पेट भूखे पेट मरने से तो अच्छा ही है ना। शौहर की आंखों में एक हल्की सी ना के बराबर दिखने वाली मुस्कान तैर गई। वो जानता था कि ये लड़की भूखी है और भूखे पेट इसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब होता है। शौर्य कोई ऐसा इंसान नहीं था जो एप्रन पहनकर तारा के लिए खुद खाना पकाने लग जाए। वो एक माफिया था। उसके काम करने का तरीका हमेशा रॉयल और हुक्म वाला होता था। शौर्य ने अपनी पैंट की जेब से फ़ोन निकाला और बस एक नंबर डायल किया। उसने फ़ोन कान पर लगाया और सिर्फ एक लाइन बोली। 5 मिनट में मुझे डाइनिंग टेबल पर खाना चाहिए। उसने फ़ोन काटा और तारा की तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया। चलो बाहर जाकर बैठो। मेरे किचन के इन महंगे बर्तनों को अपनी इस मैगी वाली एक्स पार्टी से दूर ही रखो, समझी? तारा आंखें फाड़ कर उसे देखती रहेगी। रात के 1:45 बज रहे हैं। इस वक्त कौन सा भूत तुम्हारे लिए खाना बनाएगा? मेरे घर के लोग सोते नहीं हैं मिस्टर पोर्टर। जब तक मैं जाग रहा हूँ कोई आंखें बंद नहीं करता। शौहर ने उसे डाइनिंग टेबल की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा। 5 मिनट से भी कम समय में डाइनिंग टेबल पर एक ट्रॉली आ गई थी। हवेली के एक प्राइवेट शेफ ने बहुत ही सफाई से मेज पर खाना लगा दिया। तारा को लगा था कि फिर से कोई विदेशी उबली हुई घास फूस आएगी, लेकिन जब चांदी के ढक्कन हटे तो तारा की आंखें चमक उठी। मेज पर गर्मा गर्म पनीर टिक्का, बटर नान, दाल मखनी और जीरा राइस रखे थे। एकदम असली और मसालेदार देसी खाना। तारा ने अपने भूखे पेट को पर कंट्रोल नहीं किया और वो तुरंत कुर्सी पर बैठी और बिना शौर्य को देखे टूट पड़ी। खाने का स्वाद इतना लाजवाब था कि तारा एक पल के लिए अपनी सारी दुश्मनी और वो पेन ड्राइव वाला धोखा भूल गई। शौर्य टेबल के दूसरे सिरे पर कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने सिर्फ एक गिलास पानी था। वो बहुत ही शांति से तारा को ऐसे खाते हुए देख रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतने मज़े से खाते हुए ना देखा हो। तारा के खाने के तरीके से कोई बनावट नहीं थी।
वो उन हाई सोसाइटी वाली लड़कियों की तरह नहीं थी जो एक निवाला खाने में 10 नखरे करती हैं। वो एक बिंदास लड़की थी। कुछ देर बाद जब तारा का पेट भर गया तो उसने पानी पिया और एक लंबी राहत की सांस ली। उसे अचानक से एहसास हुआ कि शौर्य लगातार उसे ही घूर रहा है। तारा ने अपना मुंह रूमाल से पोंछा और अपने वापस उसी एटीट्यूड में आते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो? खाना खिलाकर कोई एहसान नहीं किया है तुमने। मुझे किडनैप किया है तो मेरी भूख का खर्चा तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। शौर्य ने बहुत ही आराम से अपनी माँ पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लेते हुए अपनी उस कातिलाना और चुभने वाली आवाज में बोला, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम्हारी जुबान के अलावा तुम्हारे दांत भी बहुत तेज चलते हैं। आज तुमने ऋषभ की पार्टी में मेरे हाथ पर जो अपना ये पालतू पप्पी वाला टैलेंट दिखाया है ना, ये खाना उसी की मेहनत का सिला समझो। शौर्य ने अपना वो हाथ टेबल पर रखा जिस पर तारा के दांतों का निशान अभी भी एकदम लाल और साफ नजर आ रहा था। तारा का चेहरा वो निशान देखकर फिर से शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठी। मैं सोने जा रही हूँ और कल सुबह ऑफिस जाऊंगी। तुम्हारी ये खामोश जेल मुझे मेरी खबर छापने से नहीं रोक सकती। तारा पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गई। शौहर वहीं टेबल पर बैठा रह गया। उसने अपने हाथ के उस निशान को देखा और फिर डाइनिंग टेबल के हॉल में सन्नाटे में उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब और असली मुस्कान आ गई। ये लड़की सच में एक सिरदर्द थी, लेकिन पता नहीं क्यों शौर्य को इस दर्द की अब आदत पड़ने लगी थी। पूरे ऑफिस में आज वैसे ही अफरा तफरी मची थी जैसे किसी वर्ल्ड कप का फाइनल दिन होती है, जब टीवी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। शहर का मशहूर बिजनेसमैन ऋषभ कपूर गिरफ्तार, जमीनों के बड़े घोटाले का पर्दाफाश। तारा अपनी डेस्क पर एकदम सीना चौड़ा करके बैठी थी। उसने जो पेन ड्राइव चीफ एडिटर वर्मा के सर को दी थी, उसने सच में तबाही मचा दी थी। पुलिस ने सुबह सुबह ही ऋषभ कपूर के उसे आलीशान फार्म हाउस पर छापा मार दिया था और उसे हथकड़ियां पहना कर ले गई थी। बर्मा सर खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने तारा के लिए तालियां बजवाईं। बर्मा सर, तारा तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमारा चैनल पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ये इस साल की सबसे बड़ी खबर है। तारा ने एक बहुत ही बेचैन स्माइल दी। उसने तिरछी नजरों से सान्या की तरफ देखा जिसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। सान्या अब बस अपने नाखून चबा रही थी क्योंकि आज तारा ऑफिस की सबसे निर्वादिवाद रानी बन चुकी थी। लेकिन तारा के दिमाग के एक छोटे से कोने में अभी वो खामोश शैतान घूम रहा था। वो जानती थी कि ये सारी तालियां, ये सारा क्रेडिट असल में शौर्य के उस मास्टरमाइंड चाल का नतीजा है। उसने ऋषभ को फंसाने के लिए तारा का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया था। तारा ने मन ही मन कसम खाई कि अगली ब्रेकिंग न्यूज वो शौर्य के नाम की ही बनाएगी, चाहे इसके लिए आसमान क्यों न टूट पड़े। तारा पूरे एटीट्यूड में हवेली के मेन दरवाजे से अंदर घुसी। आज वो डरी हुई या फिर बौखलाई हुई नहीं थी। वो एक स्टार रिपोर्टर थी जिसने शहर के सबसे बड़े करप्ट आदमी को जेल भिजवाया था। कबीर और उसके 2 आदमी चुपचाप तारा के पीछे चल रहे थे। हॉल के बीचों बीच रखे उस शानदार लेदर काउच पर शौर्य बैठा था, हमेशा की तरह। एक परफेक्ट डार्क ग्रे सूट, हाथ में क्रिस्टल का गिलास जिसमें महंगी शराब थी और चेहरे पर वो डरावना सन्नाटा। टीवी पर तारा के ही न्यूज चैनल की रिपोर्ट चल रही थी जिसमें ऋषभ कपूर को पुलिस जीप में धक्के मारकर बैठाया जा रहा था। तारा सीधे शौर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने बाल झटके और एक बहुत ही घमंडी स्माइल के साथ बोली, देखा मिस्टर डार्कनेस, इसे कहते हैं बवंडर की ताकत। तुमने मुझे मोहरा जरूर बनाया लेकिन चेकमेट मैंने किया है। ऋषभ कपूर अंदर चक्की पीस रहा है और मैं आज इस शहर की सबसे टॉप रिपोर्टर हूँ। कैसा लग रहा है अपना काम किसी और को करते देख? शौर्य ने अपनी आंखें टीवी स्क्रीन से हटाई और तारा को देखा। उसने अपना गिलास टेबल पर रखा, फिर उसने बहुत ही धीरे धीरे एक एक करके अपने दोनों हाथों से स्लो क्लैप करना शुरू किया। उस सन्नाटे वाले कमरे में शौर्य की वो धीमी तालियां किसी खतरे की घंटी जैसी बज रही थी। शौर्य ने बेहद शर्त और चुभने वाले लहजे में कहा, बहुत खूब मिस्टर रिपोर्टर, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा होगा। तुमने तालियां बटोरी, ऑफिस में इज्जत कमाई और शायद तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाए, लेकिन
शौर्य अपनी जगह से उठा और बिल्कुल शांत कदमों से चलकर तारा के करीब आ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पेंट की जेब में डाले और थोड़ा सा तारा की तरफ झुका। लेकिन मेरी दुनिया के हिसाब से तुमने अभी अभी मुफ्त में मेरी हाउस कीपिंग का काम किया है। मुझे ऋषभ को रास्ते से हटाना था, जिसके लिए मुझे अपने आदमियों को पैसा देना पड़ता, हथियार इस्तेमाल करने पड़ते या शायद पुलिस से सेटिंग करनी पड़ती। तुमने वो सारा काम बिना एक भी पैसा लिए मेरे लिए एकदम लीगल तरीके से कर दिया। तो तालियां तुम्हारे लिए नहीं, मेरे इस शानदार दिमाग के लिए बजनी चाहिए जिसने तुम्हारे उस रिपोर्टर वाले ईगो का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया। तारा की वो बेजा स्माइल एक सेकंड में गायब हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जलती हुई आग पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। ये आदमी सच में एक चलता फिरता जहर था। ये हर बार उसे बेवकूफ साबित कर देता था। तारा दांत पीसते बोली, तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो शॉर्ट। तुम्हें लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी कठपुतली हूँ। मैंने कहा था ना, मैं तब तक इस हवेली से नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हें हथकड़ियाँ पहने हुए नहीं देख लेती। ऋषभ तो सिर्फ एक झांकी था, असली निशाना तो तुम हो। शौर्य ने एक हल्की सी कातिलाना स्माइल दी। उसने तारा को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, जैसे वो बहुत ही मासूम सी बच्ची हो जो किसी शेर की चुनौती दे रही हो। शौर्य, मुझे बेनकाब करोगे तुम, जो मेरी ही दी हुई पेन ड्राइव का अपना स्कोप समझकर खुश हो रही हो? शौर्य ने अपनी आवाज को एकदम भारी और फुसफुसाता हुआ कर दिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इस साम्राज्य में कोई भी ऐसी चीज ढूंढ पाओगी जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता? तारा ने अपनी आंखें चौड़ी की और एकदम सीना तान कर खड़ी हो गई। हाँ, बिल्कुल ढूंढूंगी। मैं इस घर में रहूंगी और तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे खिलाफ सबूत निकालूंगी। तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। शौर्य की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, एक ऐसा जैसे इस जिद्दी लड़के ने उसके अंदर के उस बोरिंग और शांत इंसान को एक नया गेम दे दिया हो। रोकना? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा तारा। इनफैक्ट मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। तारा हैरान रह गई, क्या मतलब? शौर्य बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आज से तुम मेरी कैदी नहीं हो। तुम इस घर में जहाँ जाना है जाओ, जो दराज खोलनी है खोलो, मेरे आदमियों से जो पूछना है पूछो, सिवाय मेरे इस प्राइवेट स्टडी रूम के तुम्हें पूरे घर की एक्सेस है। तारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये माफिया उसे अपने ही घर में जासूसी करने की खुली छूट दे रहा था। लेकिन शर्त यह है, तुम्हें ठीक 7 दिन का वक्त देता हूं मैं। 7 डेज। अगर इन 7 दिनों में तुमने मेरे खिलाफ एक भी सबूत खिलाफ कर लिया, सिर्फ एक भी पुख्ता सबूत ढूंढ लिया, तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर छोड़कर आऊंगा और तुम वो खबर छाप सकती हो। तारा की आंखें चमक आ गई, मंजूर है, लेकिन अगर मैं सबूत नहीं ढूंढ पाई तो? शौर्य धीरे से उसके एकदम करीब आया, इतना करीब कि कल रात वाली वो किस और वो गर्मी तारा के दिमाग में फिर से ताजा हो गई। तारा की सांसें अचानक से हल्की सी भारी होने लगी। शौर्य ने तारा की आंखों में सीधा देखते हुए एकदम नशीली और खतरनाक आवाज में कहा, अगर तुम हार गई मिस्टर पोर्टर, तो तुम अपने उस न्यूज चैनल से हमेशा के लिए इस्तीफा दोगे और अगले 1 साल तक तुम इस हवेली में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रहोगी, मेरी हर बात मानोगी और तुम्हारे रिपोर्टर वाले एटीट्यूड को मैं हमेशा के लिए इसे मार्बल के फर्श पर दफन कर दूंगा। तारा का गला सूख गया था। 1 साल तक इस खड़ूस कंट्रोल फ्रीकी माफिया की पर्सनल सेक्रेटरी, ये तो किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो पीछे नहीं हट सकती थी। तारा ने आंखों में आंख भरकर कहा, डील डन। 7 दिन बाद मिस्टर शॉर, तुम अपनी ही इस महंगी कार की डिग्गी में चुप कर भागने की जगह ढूंढ रहे होगे। तारा ने बहुत ही एटीट्यूड में वहां से पलटी मारी और सीढ़ियों की तरफ अपने कमरे में जाने लगी। शौर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी जेब में रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला और किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट से कॉल पर बात करने लगा। शौर ने फोन उठाया और अपनी नजर तारा के जाते हुए अक्स पर टिकाए रखी। फोन पर ठंडी आवाज में बात करते हुए उसने कहा, हाँ, डील फाइनल है और हाँ, मेरे घर में एक छोटा सा बवंडर आया हुआ है। मुझे अपने 7 दिनों तक कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ। इस हवेली में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। तारा अपनी जासूसी से इस खामोश शैतान की धज्जियां उड़ाना चाहती थी और शौर्य पूरी तरह से तैयार था उस बवंडर को अपने ही जाल में उलझाकर हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। खेल अब बहुत ही खतरनाक और मजेदार होने चला था।
अगली सुबह शौर्य की हवेली मेन हॉल। तारा ने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। आखिर उसे इस शहर का सबसे बड़े माफिया के खिलाफ सबूत जो ढूंढने थे। आज वो पूरी तरीके से डिटेक्टिव मोड में थी। उसने बालों का एक रफ जोड़ा बनाया हुआ था, आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में एक छोटी सी डायरी और पेन ले रखा था। हवेली के गार्ड्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन उसके घर में घुस आया हो। शौर्य ने उन्हें पहले ही आदेश दे दिया था कि तारा को घर में कहीं भी जाने से रोका ना जाए। तारा सबसे पहले कबीर के पास गई, जो हॉल के दरवाजे के पास एकदम भूत बनकर खड़ा था। तारा ने उसके सामने जाकर अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई। तारा ने अपनी डायरी का पन्ना पलटते हुए एकदम सीरियस रिपोर्टर वाले लहजे में पूछा, तो कबीर भैया, तुम इस खामोश शैतान, मेरा मतलब है अपने बॉस के शौर्य के साथ कितने सालों से काम कर रहे हो? तुम्हारा पीए वगैरह करता है या फिर सीधे कैश पेमेंट होती है? हाँ। और हाँ, ये जो तुम लोग दिन भर काले चश्मे पहनकर खड़े रहते हो, इससे आंखों में विटामिन डी की कमी नहीं होती है क्या? कबीर ने अपना सिर हल्का सा नीचे किया, तारा को देखा और फिर वापस सामने की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया था, बिल्कुल अपने बॉस की तरह। तारा ने झुंझलाते हुए अपनी पेन की डायरी पर खटखटाया और बोली, अरे यार, तुम लोग इंसान हो या रोबोट? हाँ, रिमोट से चलने वाले रोबोट। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे बॉस अपने सारे इलीगल काम के पेपर्स कहाँ छुपाते हैं? मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, खबर छपने के बाद मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगी। तुम्हारी ये बाउंसर वाली नौकरी से तो अच्छी ही लाइफ मिलेगी। कबीर ने इस बार बहुत ही गहरी सांस ली और एकदम रोबोटिक वाली आवाज में जवाब दिया, मैडम, अगर आपने बॉस को खामोश शैतान कहना बंद नहीं किया तो शायद मुझे आपको उठाकर वापस आपके कमरे में छोड़ना पड़े। और बॉस के पेपर्स कहाँ हैं, ये ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। तारा ने मुंह चुराते हुए कहा, बड़े आए लॉयल कर्मचारी, जाकर कह दो अपने इस घमंडी बॉस से कि तारा का दिमाग बहुत तेज है। आज शाम तक मैं इस घर का कोना कोना छान मारूंगी। तारा पैर पटकते हुए वहां से हवेली के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ गई। कबीर बस अपना सिर हिलाकर रह गया। इस बवंडर को झेलना सच में उसके बॉस के बस की ही बात थी। हवेली का पूर्वी हिस्सा, प्राइवेट स्टडी रूम के बाहर, दोपहर 1 बजे। तारा ने पिछले 2 घंटे में हवेली की लाइब्रेरी, ड्राइंग रूम और यहाँ तक कि बेसमेंट के कुछ हिस्से भी छान मारे थे, लेकिन उसे वहाँ महंगी शराब की बोतलें और कुछ बोरिंग बिजनेस फाइल्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। लॉजिक सी बात थी कि कोई भी माफिया अपने घर के सोफे के नीचे तो सबूत रखेगा नहीं। तारा चलते चलते हवेली के उस हिस्से में आ गई जहाँ एकदम सन्नाटा था। सामने एक बहुत ही भारी डार्क ओक की लकड़ी का दरवाजा था। उस दरवाजे के बाहर कोई गार्ड नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक हाई टेक डिजिटल फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तारा समझ गई कि यही शौर्य का प्राइवेट स्टडी रूम है, वही कमरा जिसके लिए शौर्य ने साफ मना किया था। तारा ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, उस खड़ूस ने कहा था कि मैं पूरे घर में कहीं भी जा सकती हूँ सिवाय इस कमरे के। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे असली सबूत इसी दरवाजे के पीछे हैं। लेकिन ये फिंगरप्रिंट लॉक कैसे खोलूं? क्या मैं उसका हाथ काट कर यहाँ ला सकती हूँ? नहीं यार, कल ही तो काटा था, आज फिर से काटूंगी तो पक्का मार देगा। तारा दरवाजे के एकदम करीब गई और उस डिजिटल लॉक को ध्यान से देखने लगी। वो अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही थी कि तभी शौर्य की वो सर्द भारी कातिलाना आवाज ठीक उसके कान के पीछे गूंजी। शौर्य ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम इस दरवाजे का पासवर्ड हैक करने की सोच रही हो मिस्टर पोर्टर, तो मैं बता दूं कि 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर यह दरवाजा लॉक नहीं होता, बल्कि सीधे पूरे घर में अलार्म बजाता है और दरवाजे से हाई वोल्टेज शॉक निकलता है। तारा इतनी जोर से डरी कि वो हवा में उछलते हुए झटके से पीछे हो मुड़ी और उसकी पीठ सीधे दरवाजे से जा टकराई। शौर्य वहां खड़ा था, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। उसने एक डार्क ग्रे रंग की फॉर्मल पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसके स्लीव्स फोल्ड थे। वो अपने एक हाथ में कॉफी का कप लिए हुए था। उसके चेहरे पर तारा की इस घबराहट को देखकर एक बेहद शैतानी और मजे लेने वाली स्मार्क आई हुई थी। तारा ने हड़बड़ाते हुए अपनी डायरी को पीछे छुपाया और अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, मैं मैं कौन सा इसे खोलने की कोशिश कर रही थी? मैं तो बस बस इसकी लकड़ी चेक कर रही थी। बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, दीमक नहीं लगेगी।
शौर्य ने कॉफी का एक सिप लिया और धीरे धीरे चलकर तारा के एकदम करीब आ गया। उसने अपना एक हाथ दरवाजे पर तारा के सिर के ठीक बगल में टिका दिया। शौर्य ने तारा की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही ठंडे और घमंडी लहजे में बोला, लकड़ी चेक कर रही थी। तारा, तुम झूठ भी उतने ही बकवास तरीके से बोलते हो जितनी बकवास तुम्हारी जासूसी है। तुम्हें पता है तुम्हारा ये छोटा सा रिपोर्टर वाला दिमाग क्या सोच रहा है? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इस कमरे में जाने से मना किया है तो सारे सबूत यहीं पर होंगे, है ना? यही सोच रही हो ना तुम? तारा ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तो और क्या? तो माफिया लोगों का दिमाग बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है। जो कि छुपाना होता है ना, उसे तिजोरी में बंद कर देते हो। मुझे पता है तुम्हारा सारा काला चिट्टा इसी दरवाजे के पीछे है। शौर्य की वो कातिलाना स्मार्ट और गहरी हो गई। उसने तारा की इस बेवकूफ़ी पर अंदर ही अंदर बहुत ही मज़े लिए। उसने बहुत ही आराम से अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली जिसमें एक सिल्वर रंग का छल्ला लगा था और उसे तारा और के हाथ पर थमा दिया। तारा कंफ्यूज हो गई। उसने चाबी को देखा और फिर शौर्य की तरफ देखा। तारा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मुझे रिश्वत दे रहे हो? शौर्य ने बहुत ही चुभने वाले और डोमिनेटिंग लहजे में जवाब दिया, रिश्वत तुम्हारी औकात से बहुत बाहर की चीज है। ये इस दरवाजे की बैकअप चाबी है और तुम कह रही थी ना कि मेरे सारे राज इसी कमरे में है। तो जाओ, जाकर खुद से देख लो। तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मुझे अपने प्राइवेट स्टडी रूम में जाने से दे रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सच में कुछ ढूंढ लूंगी? शौर्य वहां से पीछे हटा और अपने कॉफी का एक और सिप लिया और मुड़कर जाने लगा। लेकिन जाते जाते वो रुका और बिना पीछे देखे अपने उस खौफनाक आवाज में बोला, शौर्य ने कहा, डर और शौर्य दोनों कभी भी एक कमरे में नहीं रहते। मुझे पता है कि तुम इस कमरे में जाओगी, तुम एक एक दराज छीनोगी, छानोगी और फाइलें पलटोगी और आखिर में अपना सिर पकड़कर बैठ जाओगी, क्योंकि तुम उस शैतान का राज ढूंढने निकली हो जो अपने राज फाइलों में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में दफन करता है। इंजॉय योर इन्वेस्टिगेशन मिस बवंडर। शौर्य वहां से चला गया और तारा हाथ में वो सिल्वर चाबी पकड़े हुए भूत बनकर खड़ी गई। यह आदमी सच में एक मास्टरमाइंड था। उसने तारा को मना करने की बजाय खुद चाबी देकर उसका सारा कॉन्फिडेंस ही हिलाकर रख दिया था। अब तारा को समझ नहीं आ रहा था कि यह चाबी कोई जाल है या शौर्य का कोई घमंड जो उसे यह चुनौती दे रहा था कि वो चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। खेल अब बहुत ही साइकोलॉजिकल और खतरनाक हो चुका था। तारा पिछले 3 घंटे से उस भारी भरकम प्राइवेट स्टडी रूम में दिमाग खपा रही थी। उसने एक एक दराज चेक कर ली थी, किताबों के पीछे देखा, महोगनी की टेबल के नीचे हाथ डालकर चेक किया, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को भी हटाकर भी देख लिया था कि कहीं कोई खुफिया तिजोरी तो नहीं है। लेकिन नतीजा जीरो, शून्य, सन्नाटा। वहाँ कुछ भी लीगल पेपर्स या कुछ इंटरनेशनल बिजनेस डील्स की फाइलें और दुनिया के सबसे महंगे सिल्वर पेन्स के कलेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई बंदूक नहीं, कोई ब्लैक मनी का खाता नहीं, कोई मर्डर की लिस्ट नहीं। तारा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोच लिए और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये आदमी पक्का कोई एलियन है। कौन सा माफिया अपने प्राइवेट रूम में सिर्फ बोरिंग फाइलें और किताबें रखता है? या तो ये अपना सारा गाना चिट्टा अपने दिमाग में चिप लगाकर घूमता है, या फिर तारा एकदम से रुकी, उसके दिमाग की बत्ती जली। तारा ने अपनी डायरी जोर से टेबल पर पटकते हुए कहा, ओह माय गॉड, वो सस्ता वेम्पायर कितना चालाक है। उसने मुझे इस रूम की चाबी इसलिए दी क्योंकि उसे पता था वह यहाँ कुछ है ही नहीं। असली राज तो पक्का उसके बेडरूम में होंगे। वहाँ तो उसने मुझे जाने की परमिशन नहीं दी थी ना। बेटा शौर्य, तुम खुद को बहुत बड़ा मास्टर माइंड समझते हो लेकिन तारा से बच नहीं सकते। तारा ने तुरंत अपनी डायरी उठाई और पूरी स्पीड से स्टडी रूम से बाहर निकली। आज उसका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका था कि वो बिना सोचे समझे सीधे उस हवेली के सबसे बड़े और खौफनाक हिस्से शौर्य के मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। शौर्य का मास्टर बेडरूम इतना बड़ा था कि उसमें तारा का पूरा फ्लैट समा जाए। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। तारा को लगा कि शौर्य शायद नीचे मीटिंग में
होगा, इसलिए उसने हमेशा की तरह बिना दस्तक किए दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गई। तारा ने अंदर कदम रखते ही फुल एटीट्यूड में बड़बड़ाना शुरू किया। मिस्टर मास्टरमाइंड, तुम्हारी वो चाबी वाली ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। तारा की बात बीच बीच में ही कट गई। उसके कदम वहीं जमीन पर जम से गए थे और उसकी वो बुलेट ट्रेन जैसे जुबान अचानक से ब्रेक लगाकर फुल स्टॉप होगा पर आ चुकी थी। शौर्य अभी अपने प्राइवेट अटैच्ड बाथरूम से शावर लेकर बाहर आया था। उसने शर्ट या फिर टी शर्ट तो दूर, पैंट भी नहीं पहनी थी। उसके कमर के निचले हिस्से पर सिर्फ एक सफेद रंग का तौलिया बहुत ही ढीले तरीके से लिपटा हुआ था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसके चौड़े कसरते सीने और एब्स से होते हुए नीचे तौलिए में समा रही थी। एक माफिया होने के नाते उसके शरीर पर कुछ पुराने घावों और गोलियों के हल्के से निशान थे जो उसके उस डार्क एंड डेंजर्स वाले लुक को और भी ज्यादा जानलेवा बना रहे थे। तारा की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग जैसे अचानक शट डाउन हो गया था। वो ना तो वहां से भाग पा रही थी और ना ही अपनी आंखें हटा पा रही थी। शौर्य ने अपने एक हाथ से अपने गीले बालों को पीछे किया। उसने तारा को अपने बेडरूम में ऐसे भूत बनकर खड़े हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या फिर शर्मिंदगी नहीं थी। वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा शांत, रिलैक्स और बेपरवाह था। सौर ने एक बेहद कातिलाना स्माइल के साथ अपनी उस भारी नशीली आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी पालतू पप्पी को जासूसी करते करते मेरी बाथरूम की आदतों में भी इतना इंटरेस्ट आने लगा है। या फिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का ये कोई नया तरीका है? तारा का चेहरा एक ही सेकंड में टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया था। वो बौखला गई और उसने हड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन तारा तो तारा थी। उसने उंगलियों के बीच से थोड़ा सा गैप रखा ताकि वो झांक सके। तारा ने हड़बड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? हाँ, क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारा दरवाजा आधा खुला था और कम से कम अंदर कपड़े पहन कर तो बाहर आ सकते थे ना। ये सब क्या है? शौर्य को उसकी इस हालत पर अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। उसने तौलिया ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई, बल्कि वो अपने नंगे पैरों से बहुत ही शांत और डरावने कदमों से चलते हुए तारा की तरफ बढ़ने लगा। शौर्य ने बहुत ही ठंडे और मजे लेने वाले लहजे में बोला, तमीज? तुम मेरे बेडरूम में बिना दरवाजा खटखटाए एक बवंडर की तरह घुस आई हो और तमीज का पाठ तुम मुझे पढ़ा रही हो? तारा, ये मेरा कमरा है। मैं यहाँ तौलिया पहनूं या वो भी ना पहनूं, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, है ना? तारा ने अपनी उंगलियों के बीच से देखा कि शौर्य बिल्कुल उसके करीब आ गया है। उसके शौर्य के शरीर से आ रही वो शावर जेल की ठंडी महक और उसके शरीर की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। तारा की धड़कनें अब इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था कि उसका दिल सीने से बाहर ही आ जाएगा। तारा ने आंखें बंद किए ही पीछे हटने की कोशिश की और घबराते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। तुम तुम्हें क्या लगा? तुम तुम नीचे हो? मुझे लगा तुम नीचे हो, इसलिए मैं बस ये चेक करने आई थी कि कहीं तुमने सबूत यहाँ तो नहीं छुपाए हैं। मेरा कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये बॉडी बिल्डिंग देखने का, समझे? शौर्य अब तारा के एकदम सामने खड़ा था, मुश्किल से 2 इंच की दूरी पर। उसने बहुत ही आराम से अपना एक हाथ तारा के सिर के पास दीवार से टिका दिया, जिससे तारा पूरी तरीके से दीवार और शौर्य के उस मस्कुलर शरीर के बीच कैद हो गई। शौर्य ने थोड़ा सा नीचे झुकते हुए तारा के कानों के बिल्कुल पास फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारी उंगलियों के बीच का गैप बता रहा है कि तुम्हें ये बॉडी बिल्डिंग देखने का कितना शौक है, मिस रिपोर्टर। और रही बात सबूतों का, तो तुम खुद देख सकती हो। मेरे पास इस वक्त छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तारा की सांसें अटके। उसने झटके से अपनी उंगलियां हटाई और सीधा शौर्य की आंखों में देखा। वो इतनी करीब थी कि शौर्य के बालों से पानी की एक बूंद गिरकर सीधा तारा के होंठ पर आ गिरी। उस एक पल के लिए कमरे का पूरा सन्नाटा जैसे किसी भारी बिजली से भर गया हो। दोनों की निगाहें फिर से एक दूसरे से टकरा गईं। तारा ने बहुत ही मुश्किल से अपना गला साफ किया और अपनी लड़खड़ाती आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम एक नंबर के बेरहम और बेशर्म इंसान हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से।
और अगली बार ये अपना तौलिया ना ढंग से बांध कर रखना, वरना गिर गया तो तुम्हारे इस पूरे माफिया वाले एटीट्यूड की इज्जत लुट जाएगी। ये बोलते ही तारा ने शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेला और वहां से अपनी जान बचाकर ऐसे भागी जैसे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। शौर्य अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने तारा को भागते हुए देखा और अपनी फिर नजरें नीचे अपने तौलिए पर डाली। इस पूरी घटना के बाद उस खामोश और ठंडे शैतान के चेहरे पर पहली बार एक बहुत ही गहरी और असली मजे से भरी हंसी आ गई थी। शौर्य ने अपने गीले बालों को झटकते हुए खुद से बोला, ये बवंडर सच में मुझे पागल साबित कर देगा, या शायद मैं खुद उसके पागलपन का आदी होता जा रहा हूँ। तारा हाँफते हुए अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए शौर्य के बेडरूम से सीधे नीचे ड्राइंग रूम में आई। उसने खुद को एक सोफे पर गिरा दिया और अपने दोनों हाथों से अपना लाल टमाटर जैसा चेहरा ढक लिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! तारा अपने बालों को नोचते हुए बुदबुदाई, वो आदमी सच में पागल है, साइको है, शैतान। मतलब कोई इंसान बिना कपड़ों के ऐसे कैसे घूम सकता है? और मैं बिना नॉक के अंदर क्यों घुस गई? मेरा अक्ल पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हूँ। तारा का दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका था। वो जो शौर्य के खिलाफ सबूत ढूंढने और उसका ईगो तोड़ने निकली थी, उस मास्टरमाइंड ने एक झटके से उसकी बोलती बंद कर दी थी। उसके शरीर की वो गर्माहट, वो गीले बाल और वो पानी की बूंद तारा की आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। नहीं तारा, होश में आ। तारा ने अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए खुद को समझाया, वो सिर्फ एक चाल थी। वो तुझे डराने और कमजोर साबित करने के नए तरीके ढूंढ रहा है। तू एक रिपोर्टर है, उसकी बॉडी बिल्डिंग देखकर पिघलने नहीं आई है। तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कबीर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बस हाथ में एक चांदी की ट्रे पर एक कप ब्लैक कॉफी और एक गिलास पानी रखा हुआ था। कबीर ने बहुत ही रोबोटिक और भारी आवाज में कहा, मैडम, बॉस ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो बवंडर अभी अभी उनके बेडरूम से तूफान की तरह भागकर आया है, उसे थोड़ा सा ठंडा होने की बहुत ज़रूरत है। तारा ने कबीर की तरफ ऐसी कातिलाना नज़रों से देखा कि अगर नज़रों से गोलियां होती तो कबीर वहीं पर छलनी हो जाता। तारा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, जाकर अपने उस मालिक से कह दो कि मुझे उसकी कोई कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं चाहिए, और उससे ये भी कह देना कि अगर वो अगली बार बिना कपड़ों के मिला तो मैं उसकी इस हवेली के सारे दरवाजे और खिड़की कांच समेत तोड़ दूंगी। कबीर ने बिना कोई बहस किए वो ट्रे टेबल पर रखी और बिना एक शब्द बोले वहां से चुपचाप निकल गया। तारा ने उस कॉफी के मग को घूरा जिस पर भाप अभी भी उठ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी सच में बहुत ही खतरनाक है। वो हर गेम में एक कदम आगे रहता है। रात दिन का चैलेंज दिया था उसने, और अभी तो सिर्फ पहला ही दिन बीता था और तारा का ये हाल हो गया था। रात के 11 बज रह चुके थे। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बाहरी गार्ड्स की बूटों की आवाज़ कभी कभी सुनाई दे रही थी। तारा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसने अपनी जीन्स और एक डार्क हुडी पहन रखी थी। उसके बाल एक कसी हुई पोनीटेल में बंधे थे। उसके चेहरे पर अब कोई बौखलाहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और जिद्दी सी खामोशी थी। दिन भर की बेइज्जती और उस तौलिया वाले सीन ने उसके ईगो को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था। 7 दिन का वक्त दिया था, है ना तुम उसने? तारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से फुसफुसाया। उसे लगता है कि मैं उसके स्टडी रूम और बेडरूम से हार मान जाऊंगी, लेकिन वो भूल गया है कि मैं तारा हूँ। अगर मुझे उसके असली राज तक पहुँचना है तो मुझे उसके सबसे सुरक्षित और इल्लीगल नेटवर्क के अंदर घुसना होगा, उसके गोदाम और उसके आदमियों के कम्युनिकेशन तक। तारा जानती थी कि शौर्य का असली काम कागजों में नहीं, बल्कि शहर के पोर्ट पर बने उसके प्राइवेट कार्गो वेयर हाउस में चलता है, जहाँ से वो इंटरनेशनल डील्स हैंडल करता है। तारा ने अपने झोले से एक छोटा सा फ्लैश लाइट और अपनी डायरी निकाली। उसने मन ही मन एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। कल रात जब ये शहर सो रहा होगा, तभी बवंडर सीधे शौर्य के उस सीक्रेट वेयर हाउस में एंट्री मारेगा। बहुत हो गया इस खड़ूस की कैद में नौटंकी देखना। अब सबूत भी मिलेगा और इस इंसान का पर्दाफाश भी होगा। तारा की आंखों में एक नई आग जल रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि जिस वेयर हाउस को वो बेचने का सपना देख रही थी, वो कोई आम गोदाम नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम था। और शौर्य, उसे पहले से ही पता था कि ये जिद्दी लड़की इतनी आसानी से हार मान के बैठने वाली नहीं थी। अगले दिन तारा ने पूरा दिन कमरे में गुजार दिया था और रात को हवेली की सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए अपनी सारी रिपोर्टर वाली ट्रिक्स लगा दी थी। रात के गुप अंधेरे में वो शहर के उस सुनसान पोर्ट पर पहुंच चुके थे। सामने एक बहुत बड़ा जंग लगा लोहे का वेयर हाउस था, जिसके बाहर कुछ काले कपड़ों में हथियारबंद गार्ड्स खड़े हुए थे। तारा दम दबे पांव पीछे के रास्ते से एक टूटी हुई खिड़की से उस वेयर हाउस के अंदर की तरफ घुस गई। अंदर एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। उस बीचों बीच एक पीली सी लाइट जल रही थी। तारा चारों तरफ बड़े बड़े कार्गो कंटेनर्स रखे थे। तारा एक कंटेनर के पीछे जाकर छुप गई और उसने अपना फ़ोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तारा ने कंटेनर के किनारे से धीरे से झांक कर देखा। सामने एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था, जिसका चेहरा बुरी तरीके से सूजा हुआ था और उसके सामने ब्लैक लेदर जैकेट और डार्क जीन्स में सौर्य खड़ा था। वो हमेशा वाला शांत कोट पैंट पहनने वाला सलीकेदार बिजनेसमैन नहीं लग रहा था। आज वो सच में अंडरवर्ल्ड का कोई खूंखार और बेरहम शैतान लग रहा था। बंधा हुआ आदमी खून से लथपथ था और रोते हुए भीख मांग रहा था। मुझे मुझे छोड़ दो बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैंने मैंने ऋषभ को अपने हथियारों की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बॉस। शौहर ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उसे उंगलियों में घुमाते हुए बहुत ही ठंडी मौत जैसी आवाज़ में कहा, मेरी दुनिया में गद्दारी का कोई भी माफ़ी नहीं होती। तुमने मेरे नेटवर्क के साथ खेला है और उसका अंजाम सिर्फ मौत है। बिना चल पलक झपकाए शौर्य ने अपनी जैकेट के अंदर से एक बेहद धारदार खंजर निकाला। उसने सोचा था शौर्य उसे डराएगा या फिर पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन शौर्य ने एक ही झटके में उस आदमी के गर्दन पर बेहद बेरहमी से वार कर दिया। खून का एक फव्वारा फूटा और जमीन पर लाल रंग की तेजी से फैलने लगा। वो आदमी घबराते हुए और तड़पते हुए कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। खून फर्श पर बहता हुआ, वो गाढ़ा लाल रंग खून। जैसे ही तारा ने उस बहते हुए खून को देखा, उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसका दिमाग अचानक से सुन्न हो गया था। वो वेयर हाउस, वो शौर्य, वो लाश, सब कुछ उसकी आंखों के सामने से धुंधला होने लगा। अचानक उसे आज की रात नहीं बल्कि 15 साल पुरानी वो मनहूस रात याद आने लगी। बारिश का दिन, वो भयानक कार एक्सीडेंट, कार के मुड़े हुए लोहे के दरवाजे और अपनी सीट पर फंसे हुए उसकी माँ और पिता के खून से लथपथ चेहरे। बिल्कुल ऐसे ही खून बह रहा था उस दिन भी। और छोटी सी तारा पीछे की सीट पर बैठी चीख रही थी, मम्मा, माँ, पापा। तारा के होंठ कांपने लगे। उसका सांस लेना एकदम से मुश्किल हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला जोर से दबा दिया हो। वो एक गहरे सदमे में जा रही थी। उसे भयानक पैनिक अटैक आ रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी। वो कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा और उसका पैर पीछे रखे एक लोहे के पुराने पाइप से जाकर जोर से टकरा गया। उस सन्नाटे वाले वेयर हाउस में वो आवाज़ किसी बम के फटने जैसी थी। शौर्य, जो अभी अपने हाथ से खून पोंछ रहा था, बिजली की तेजी से पीछे पलटा। उसकी चील जैसे खूंखार नजरों ने अंधेरे में कंटेनर के पीछे कांपती हुई तारा को तुरंत देख लिया था। तारा के पैर अब उसका वजन नहीं सह पा रहे थे। उसका शरीर पूरी तरीके से शून्य हो चुका था। आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। वो बस गिरने ही वाली थी। उसका शरीर सिर उस ठंडे और सख्त ग्रेनाइट से फर्श पर टकराने ही वाला था, लेकिन वो फर्श तक नहीं पहुंची। शौर्य ने पलक झपकते ही वो दूरी तय की और तारा की जमीन पर गिरने के ठीक एक सेकंड पहले अपने मजबूत हाथों से उसे कमर और कंधों से पकड़ लिया। तारा ने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी होती पलकों को खोला। उसके चेहरे पर खौफ, आंसू और सदमों की एक अजीब सा दर्दनाक भाव आया गया था। उसने ऊपर देखा। शौर्य का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था, लेकिन आज
उन आँखों में वो मज़ा लेने वाला शांत भाव नहीं था। आज सौर्य की आँखें गुस्से से सच में लाल हो रही थीं। उसकी आँखों में इतना भयंकर आग और गुस्सा था कि कोई और आम इंसान उसे इसे देखकर राख हो जाए। वो तारा को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। शौर्य का गुस्सा इस बात पर नहीं था कि तारा ने उसे कत्ल करते हुए देख लिया था। उसका गुस्सा इस बात पर था कि ये बेवकूफ़ और जिद्दी लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर इस मौत के गोदाम पर क्यों आई। अगर शौर्य की जगह उसका कोई और दुश्मन होता तो तारा अब तक गोलियों में भून दी गई होती। तारा। शौर्य ने दांत पीसते हुए भारी गुस्से कांपती हुई आवाज में उसका नाम लिया। उसकी उंगलियां तारा की कमर पर एकदम कस गई थीं, लेकिन तारा कुछ भी सुनने या फिर समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ वो खून और उसके माता पिता का चेहरा घूम रहा था। उसने शहर किशोर की लेदर जैकेट को अपनी कांपती हुई मुट्ठी में कसकर पकड़ा, एक आखिरी बार उस खून को देखा और अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो गईं। जो विंटर हमेशा अपनी बातों से हवेली सिर पर उठा लेता था, वो आज एकदम खामोश हो चुका था। तारा बेसुध होकर उस खूंखार माफिया की बाहों में बेहोश हो गई थी और शौर्य, वो अब भी उसे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़े हुए अपने उबलते हुए गुस्से और एक अनजाने खौफ के साथ उसके उस पीले पड़े चेहरे को बस घूर रहा था। शौर्य की नजरें तारा के उस पीले चेहरे पर थीं। उसके सीने में गुस्से का एक ज्वालामुखी उबल रहा था, लेकिन तारा की हालत देखकर वो ज्वालामुखी कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी में बदल रहा था। तभी कबीर और 2-4 गार्ड्स भागते हुए वहां पहुंचे। कबीर ने हड़बड़ाते हुए और तारा को देखकर हैरान होते हुए कहा, बॉस, ये मैडम यहाँ कैसे आ गई? बाहर की सिक्योरिटी को तो भनक तक। शौर्य कबीर को बीच में काटते हुए एक बेहद खौफनाक और दहाड़ती हुई आवाज में बोला, चुप रहो। इस कचरे को यहाँ से साफ करो और बाहर जो भी बेवकूफ गार्ड्स ड्यूटी पर थे, कल सुबह तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। अगर ये लड़की अंदर आ सकती है तो कोई भी दुश्मन आ सकता था। कबीर ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी जिंदगी में शौर्य को कभी इतना हाइपर और गुस्से में नहीं देखा था। शौर्य ने बिना किसी की तरफ देखे तारा को अपने दोनों हाथों से ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जिसका वजन कुछ भी ना हो। वो उसे अपनी बाहों में लेकर सीधे बाहर खड़ी अपनी ब्लैक एसयूवी की तरफ बढ़ा। गार्ड्स हैरानी से देखते रह गए क्योंकि उनके बॉस ने आज तक किसी इंसान को, और वो भी एक लड़की को, ऐसे बाहों में नहीं उठाया था। गाड़ी में शौर्य ने तारा को पीछे की सीट पर बहुत ही एहतियात से लिटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। पूरे रास्ते वो तारा के कांपते हुए ठंडे हाथों को घूरता रहा। शौर्य ने तारा को सीधे अपने गेस्ट रूम में ले जाने के बजाय अपने मास्टर बेडरूम में उस विशाल किंग साइड बेड पर लिटा दिया था। वो जानता था कि तारा को एक बहुत भयंकर पैनिक अटैक आया है। सौर ने अपनी लेदर जैकेट उतार कर फेंक दी और वो एक बेड के पास रखी सिंगल सोफा चेयर पर बैठ गया। उसके हाथ में एक गिलास बिस्किट थी, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। उसकी वो डार्क, इंटेंस और गुस्से से लाल हो आंखें सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर पड़ी तारा पर टिकी हुई थी। तभी नींद में ही तारा बुरी तरह से चटपटाने लगी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। तारा नींद में बड़बड़ाते हुए रोती हुई आवाज में बोली, नहीं प्लीज मम्मा, गाड़ी से बाहर आओ। पापा, खून, खून, बहुत सारा खून है। तारा के होंठ कांप रही थी और उसकी बंद आंखों से आंसुओं की धार बहकर तकियों में जमा रही थी। वो अपने हाथों से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। शौर्य ने अपना गिलास टेबल पर रखा। उसका जबड़ा कस गया था। वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था, लेकिन वो समझ गया था कि बियर हाउस का वो बहता हुआ खून देखकर तारा को अपने अतीत का कोई भयानक ही ट्रॉमा याद आ गया है। सौर्य तुरंत अपनी चेयर से उठा और बेड के किनारे पर बैठ गया। उसने बहुत ही सख्ती से, लेकिन किसी को चोट न पहुंचाने वाले तरीके से तारा के उन कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। शौर्य अपनी भारी आवाज को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोला, तारा, आंखें खोलो। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। तारा, कहो। शौर्य की आवाज़ सुनते ही तारा ने एक लंबी और झटकेदार सांस ली और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। तारा उठकर बैठ गई। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए अपना चारों तरफ देखा। ये वो डार्क और ग्रे बेडरूम था और उसके सामने
वो इंसान बैठा था जिसे उसने कुछ घंटे पहले एक आदमी को गर्दन को काटते हुए देखा था। जैसे ही तारा की नजरें शोर पर पड़ी, वो बुलेट ट्रेन की तरह पक करने वाली, हमेशा तंज कसने वाली रिपोर्टर कहीं गायब हो गई थी। उसकी जगह एक बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई लड़की ने ले ली थी। तारा खिसक कर बैठ के हेडबोर्ड सिरहाने से एकदम सट गई। वो अपने घुटनों को सीने में लगाकर कांप रही थी। उसने शौर्य को ऐसे देखा जैसे वो साक्षात मौत को देख रही हो। शौर्य ने तारा की आंखों में वो खौफ देखा, वो खौफ जो तारा दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाती थी। लेकिन आज वो टूट चुकी थी। शौर्य अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और बहुत ही ठंडे लेकिन गुस्से भरे लहजे में बोला, होश आ गया? या अभी भी तुम्हारा वो जासूसी का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में जिंदा है? तुम्हें क्या लगा था तारा, वो कोई गेम चल रहा था वहां? अगर मेरे आदमियों की जगह ऋषभ के आदमी वहां होते तो क्या तुम अभी यहाँ बैठकर कांपने के लिए जिंदा बचती? तारा के होंठ कांपे। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। उसकी नजरें बार बार शौर्य के हाथों पर जा रही थी जहां उसे वो खून और वो खंजर याद आ रहा था। तारा फुसफुसाते हुए आंसुओं के बीच बोली, तुमने तुमने उसे मार डाला। मैंने देखा खून। तुम तुम सच में एक कातिल हो शौर्य। शौर्य का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और बैठ के एकदम करीब आ गया। उसने अपने दोनों हाथ तारा के दोनों तरफ गद्दे पर टिका दिए। उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। शौर्य दहकती हुई लेकिन कंट्रोल की हुई आवाज में बोला, हाँ, मैं कातिल हूँ। मैं माफिया हूँ। मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था मिस रिपोर्टर कि मेरी दुनिया में कदम मत रखना। तुम्हें क्या लगता था मैं कोई हॉलीवुड की फिल्मों वाला हीरो हूँ जो गुंडों को पुलिस के हवाले करता है? मेरी दुनिया में जो मेरे साथ गद्दारी करता है उसका खून इसी तरह फर्श पर बहता है। तारा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। आज उसमें शौर्य से लड़ने की कोई भी हिम्मत नहीं थी। तारा रोते हुए एकदम टूटी हुई आवाज में बोली, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे डर लग रहा है। खून, मुझे मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। शौर्य की वो गुस्से से धधकती हुई आंखें अचानक से उसे इस तरीके से देखकर शांत हो गईं। उसने आज तक तारा का सिर्फ विद्रोही, चिढ़ाने वाला और तौलिए पर कमेंट करने वाला रूप देखा था। लेकिन इस वक्त उसके सामने कोई बवंडर नहीं था, बल्कि एक बुरी तरीके से टूटी हुई और एक डरी हुई लड़की थी जो बस घर जाना चाहती थी। शौर्य ने अपनी मुट्ठियों को भींचा। उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पीछे हटा। उसने अपनी आवाज को थोड़ा सा नॉर्मल किया लेकिन उसमें वो माफिया वाला एटीट्यूड अभी भी पूरी तरीके से बरकरार था। तुम कहीं नहीं जा रही हो तारा, और अगर अगली बार तुमने अपनी जान को ऐसे जोखिम में डालने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें इस कमरे में बाहर निकलने नहीं दूंगा। अब चुपचाप से सो जाओ। शौर्य वहां से मुड़ा और अपने बेडरूम से उस बड़ी से कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर अंधेरे को देख रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान पीछे बेड पर रो रही तारा पर था। तारा ने अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया था और उसमें मुंह छुपाकर सिसकने लगी थी। वो आज हार गई थी, शौर्य से नहीं बल्कि उस खौफनाक सच से जिसे वो अब तक सिर्फ एक एडवेंचर या फिर खबर समझ रही थी। और शौर्य, वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए खौफ देखकर परेशान हो रहा था। तो आगे की कहानी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी की स्टोरी भी आई स्वेयर कि मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप इस स्टोरी को सुनकर ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।